इस सीट पर भी मोदी जी के भरोसे ही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांगेगी। तो अपने लोकसभा क्षेत्र में वक्त ना दे पाना और जनता से ना जुड़ पाना उनकी कमजोरी है। करण महारा भी इस सीट से पुरजोर तरीके से दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि या तो हरीश रावत चुनाव लड़ें या फिर मुझे मौका दिया जाए। हरीश रावत को कांग्रेस और पुत्रमोह में से एक को चुनना था। हरीश रावत ने पुत्रमोह को पहले चुना और दूसरे नंबर पे कांग्रेस को रखा। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर प्रत्याशी घोषित कर ही दिए। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर दिग्गजों को टिकट न देते हुए नए चेहरों पर दांव खेला है, जबकि दोनों ही सीटों पर कई दिग्गजों के नाम दावेदारों की दौड़ में चल रहे थे। नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने की लड़ाई है और ये लड़ाई देखी जाए तो बराबर की भी हो सकती है। हालांकि इस सीट पर भी कई दिग्गज यशपाल आर्या, तिलकराज बेहड़, आदेश चौहान, रणजीत रावत, महेंद्र पाल और भुवन कापड़ी के नामों की चर्चा भी जोरों शोरों से थी, पर प्रकाश जोशी यहां बाजी मार गए। भाजपा ने जहां अपने सांसद अजय भट्ट को ही दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा है, वहीं प्रकाश जोशी भी 2 बार कांग्रेस की टिकट पर कालाढूंगी विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके। हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गए थे। अजय भट्ट या भाजपा की ताकत के बारे में बात करें तो भाजपा हर जगह की तरह इस सीट पर भी मोदी जी के भरोसे ही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांगेगी। यही उनकी ताकत है। और कमजोरी की बात करें तो अपने लोकसभा क्षेत्र में वक्त ना दे पाना और जनता से ना जुड़ पाना उनकी कमजोरी है। हालांकि इसके पीछे ये तर्क दिया जा सकता है कि वो केंद्र में मंत्री है, जिस वजह से वो वक्त नहीं दे पाते। वहीं प्रकाश जोशी जी की ताकत के बारे में बात करें तो उनके लिए युवाओं की एक मजबूत टीम काम करती है। दिल्ली में भी उनकी अच्छी पकड़ है और ये बात उनकी ताकत के साथ साथ उनकी कमजोरी भी है, क्योंकि 2012 में जब वो पहली बार कालाढूंगी विधानसभा से चुनाव लड़े थे तब उन पर दिल्ली के नेता होने का टैग लगा था। देखा जाए तो यहाँ मुकाबला रोचक हो सकता है, क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। अगर हम हरिद्वार सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। हरिद्वार सीट से कई बड़े नाम चर्चा में थे। हाईकमान चाहता था कि हरीश रावत खुद यहाँ से चुनाव लड़े। इसके साथ ही हरक सिंह रावत की भी यहाँ से दावेदारी थी। उन्होंने भी पहले से यहाँ काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी इस सीट से पुरजोर तरीके से दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि या तो हरीश रावत चुनाव लड़ें या फिर मुझे मौका दिया जाए। अगर इस गणित को समझें तो यहाँ भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है। साथ ही खानपुर से निर्दलीय विधायक और पूर्व में पत्रकार रहे उमेश कुमार भी हरिद्वार सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि पहले उमेश कुमार का नाम भी कांग्रेस की दावेदारों की लिस्ट में था। बाद में हरीश रावत सरकार के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें सरकार गिराने का प्रयास करने की बात ये हाईकमान के समक्ष रखती गई, जिसके बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। इस सीट पर हाईकमान की मंशा हरीश रावत को चुनाव लड़ाने की थी। अगर ऐसा होता तो मुकाबला काफी रोचक हो जाता। 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 वर्तमान विधायक, इनका यह त्रिकोणीय मुकाबला वाकई दिलचस्प होता। हरीश रावत को कांग्रेस और पुत्रमोह में से एक को चुनना था। हरीश रावत ने पुत्रमोह को पहले चुना और दूसरे नंबर पे कांग्रेस को रखा। जहां तक वीरेंद्र रावत की बात है तो वीरेंद्र रावत पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हरिद्वार क्षेत्र में वो पिछले कुछ समय से सक्रिय जरूर रहे, पर यह भी सच है कि उनकी पहचान हमेशा हरीश रावत के पुत्र के रूप में ही क्षेत्र में रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे भाजपा सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, वैसे ही हरिद्वार से वीरेंद्र रावत भी केवल और केवल हरीश रावत जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये केवल विश्लेषण है। वोट जनता को देना है और 19 अप्रैल को जनता वोट देकर अपनी बात कह भी देगी और 4 जून को परिणाम आने के बाद सब कुछ सामने आ ही जाएगा। खैर, हमारी तरफ से तो सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।